समुंदर को सिर्फ पानी का एक विशाल पिंड समझना इंसानी सोच की सबसे बड़ी भूल रही है। समुंदर हमेशा से एक जिंदा कहानी रहा है, कभी माता की तरह जीवन देने वाला और कभी एक निर्दयी शक्ति जो पल भर में सब कुछ छीन लेती है। इंसान ने जब पहली बार कश्ती बनाई, तभी से समुंदर और इंसान के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हो गया था। ये रिश्ता भरोसे, डर, लालच और हिम्मत से बना था। सदियों तक समुंदर ने इंसान को नए रास्ते दिए, व्यापार के मौके दिए और नए देशों से मिलवाया। लेकिन इसी समुंदर ने अपने सीने में हजारों ऐसे राज भी छुपा लिए जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सके। लापता जहाज, डूबे शहर और अचानक गायब हो गए लोग, ये सब समुंदर की कहानियों का एक अंधेरा पहलू है। जब भी लापता जहाज़ों की बात होती है, दुनिया अक्सर टाइटैनिक को याद करती है। टाइटैनिक एक भयानक हादसा था, लेकिन उसका अंत दुनिया ने देखा। मैरी सेलेस्ट का मामला बिल्कुल अलग है। यहां कोई आंखों देखा गवाह नहीं, कोई चीख नहीं, कोई लाश नहीं, सिर्फ एक चलती हुई शिप और एक ऐसी खामोशी जो हर सवाल को और गहरा कर देती है। मैरी सेलेस्ट की कहानी समुद्री इतिहास का वो पन्ना है जिसे पढ़ते वक्त लगता है जैसे सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये कहानी एक शिप की नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों, किस्मत और वक्त के गलत मिलन की कहानी है। 1861 का साल, कनाडा के नोवा स्कोशिया के स्पेंसर्स आइलैंड पर लकड़ी की खुशबू और हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी। यहीं एक नया जहाज बन रहा था, एक मजबूत ब्रिगेंटीन जिसे लंबे समुद्री सफरों के लिए डिजाइन किया गया था। इस शिप का नाम रखा गया अमेज़न। अमेज़न अपने वक्त की एक मॉडर्न शिप थी। उसका हल मजबूत था, सेल्स बैलेंस्ड थे और स्ट्रक्चर ऐसा था जो अटलांटिक जैसे खतरनाक समुंदर का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही शिप ने अपना पहला सफर शुरू किया, किस्मत ने अपना रंग दिखा दिया। पहली ही वॉयज के दौरान अमेज़न के कैप्टन अचानक बीमार पड़ गए। समुंदर के बीच बीमारी का मतलब अक्सर मौत होता था, और यही हुआ। कैप्टन की मौत के साथ ही शिप के बारे में बदशगुनी बातें फैलने लगीं। सेलर्स के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक इशारा था। आने वाले सालों में अमेज़न ने कई एक्सीडेंट्स देखे, कभी तूफान से टकराना, कभी दूसरे जहाज से टकराव और कभी फाइनेंशियल नुकसान। हर बार शिप बच जाती, लेकिन उसके साथ एक कहानी जुड़ जाती। आखिरकार ओनर्स ने यह फैसला किया कि इस शिप को बेच दिया जाए। नाम बदला गया। अमेज़न अब मैरी सेलेस्ट बन चुकी थी। लेकिन नाम बदलने से क्या सच में किस्मत बदलती है? 1872 में मैरी सेलेस्ट को कमांड देने के लिए चुना गया कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। ब्रिग्स सिर्फ एक सेलर नहीं थे, वो एक डिसिप्लिन में जीने वाले, धार्मिक और जिम्मेदार व्यक्ति थे। समुंदर पर उनका अनुभव गहरा था और उनकी रेप्यूटेशन एक ऐसे कैप्टन की थी जो हमेशा सुरक्षा को पहले रखता था। ब्रिग्स का अपना एक जीवन दर्शन था। वो मानते थे कि समुंदर का सम्मान करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी विश्वास के चलते उन्होंने इस वॉयज पर अपनी पत्नी सैरा ब्रिग्स और अपनी छोटी बेटी सोफिया को भी साथ ले जाने का फैसला किया। ये फैसला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रिग्स को मैरी सेलेस्ट पर पूरा भरोसा था। अगर उनके मन में जरा सी भी आशंका होती तो वो अपने परिवार को कभी इस सफर पर नहीं ले जाते। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क के पोर्ट से जेनोआ, इटली के लिए रवाना होती है। जहाज में डीनेचर्ड अल्कोहल का कार्गो भरा होता है। ये कार्गो उस दौर में आम था, लेकिन खतरनाक भी। शुरू के दिन शांत होते हैं, मौसम साथ देता है, समुद्र अपना नरम रूप दिखाता है। कैप्टन अपनी डायरी में लिखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये डायरी की आखिरी एंट्री होती है। इसके बाद मैरी सेलेस्ट अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है और इतिहास के अंधेरे में गुम हो जाती है। 4 दिसंबर 1872 की सुबह अटलांटिक ओशन पर आम सुबहों जैसी नहीं थी। ब्रिटिश मर्चेंट शिप डी ग्राटिया धीमी रफ्तार से अपना रास्ता नाप रही थी। मौसम ठंडा था, हवा में नमकीनपन था और दूर दूर तक समुद्र एक जैसे रंग में फैला हुआ था। कैप्टन मोरहाउस और उनका क्रू इस रूट से पहले भी कई बार गुजर चुका था। ये उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं था। लेकिन उस दिन होराइजन पर एक चीज ने उनका ध्यान खींच लिया। दूर एक शिप दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अजीब थी। ना वो सीधी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, ना ही उसके सेल्स किसी ठीक एंगल पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे शिप हवा के भरोसे छोड़ दी गई हो। समुद्र पर चलने वाले लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं, हर शिप बोलती है। उसकी रफ्तार, उसका झुकाव, उसकी दिशा, सब कुछ एक कहानी कह रहा होता है। और जो कहानी उस शिप की थी वो सही नहीं लग रही थी। डी ग्राटिया धीरे धीरे उस अनजान शिप के करीब पहुंची। जब डिस्टेंस कम हुआ तो नाम साफ दिखाई दिया। कैप्टन मोरहाउस का चेहरा सख्त हो गया।
वो इस नाम को जानते थे। मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से जेनोवा के लिए निकली थी और उससे तो काफी पहले पोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए था। सिग्नल दिया गया, कोई जवाब नहीं। हॉर्न बजाया गया, फिर भी खामोशी। ये खामोशी नॉर्मल नहीं थी। डी ग्राटिया से कुछ क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट पर भेजा गया। जैसे ही उनके पैर उस शिप के डेक पर पड़े, एक अजीब सा एहसास उन सब पर छा गया। समुद्र के बीच एक ऐसी शिप पर खड़े होना जो चल रही हो लेकिन जिंदा ना हो, ये एहसास लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। डेक गीला था लेकिन साफ। सेल्स लगे हुए थे लेकिन ठीक से बंधे नहीं। रस्सी अपनी जगह पर थी। सब कुछ ऐसा था जैसे लोग अभी अभी यहां से उठे हों। क्रू ने धीरे धीरे शिप के अंदर जाना शुरू किया। कैप्टन का कैबिन खुला हुआ था, बेड ठीक से लगा हुआ, कपड़े रखे हुए, बच्ची के खिलौने अपनी जगह पर। गैलरी में खाना पड़ा हुआ था। ये कोई अबैंडन्ड रैक नहीं थी, ये एक जिंदा शिप थी। बस लोग गायब थे। सबसे ज्यादा चिंता की बात तब सामने आई जब पता चला कि लाइफ बोट मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर लोग लाइफ बोट में गए थे तो बिना इमरजेंसी के क्यों? बिना नेविगेशन के क्यों? बिना प्रॉपर सप्लाईज के क्यों? हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा था। मैरी सेलेस्ट की लॉगबुक की जांच की गई। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी। उस वक्त शिप एजोर्स आइलैंड्स के पास थी। मतलब कम से कम 10 दिन तक ये शिप बिना किसी इंसान के समुद्र में भटकती रही। और उन 10 दिनों में क्या हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। डी ग्राटिया के क्रू के लिए यह सिर्फ एक सैल्वेज का मामला नहीं था। समुद्र पर काम करने वाले लोग सुपरस्टिशन और हकीकत के बीच जीते हैं। एक खाली शिप बिना किसी हिंसा के निशान के उनके लिए एक मनहूस इशारा थी। कुछ क्रू मेंबर्स ने मैरी सेलेस्ट पर रात बिताने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, यह शिप खाली नहीं है, यहां कुछ गलत है। समुद्र पर डर सिर्फ तूफान से नहीं होता, कभी कभी खामोशी ज्यादा डरा देती है। फिर भी ड्यूटी होती है। मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले जाने का फैसला किया गया और जैसे जैसे ये शिप पोर्ट की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके साथ जुड़ता हुआ रहस्य पूरी दुनिया तक पहुंचने लगा। कोर्ट के बाहर मैरी सेलेस्ट पर कहानियां बन रही थीं, लेकिन समुद्री एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स इस घटना को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उनके लिए ये सवाल भूत या श्राप का नहीं था, बल्कि इंसानी फैसले और प्राकृतिक हालात का था। डीनेचर्ड अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जो ज्यादा गर्मी या प्रेशर में भाप बनकर हवा के साथ मिलता है। मैरी सेलेस्ट के कार्गो होल्ड में रखे हुए बैरल्स लकड़ी के बने हुए थे और ये पूरी तरह एयर टाइट नहीं होते। समुंदर के गर्म ठंडे मौसम के बीच टेम्परेचर चेंज होने पर उनमें से अल्कोहल धीरे धीरे लीक हो सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब अल्कोहल की भाप बंद जगह में इकट्ठी होती है तो एक छोटी सी चिंगारी या प्रेशर चेंज भी जोर की आवाज पैदा कर सकता है। ऐसी आवाज जो धमाके जैसी हो लेकिन जिसमें आग न लगे। इस तरह का वेपर एक्सप्लोजन देखने में कम, महसूस करने में ज्यादा होता है। और जो लोग समुद्र पर जीते हैं उनके लिए ऐसी आवाज का मतलब होता है तुरंत खतरा। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स कोई लापरवाह आदमी नहीं थे। वो हर फैसला सोच समझ कर लेते थे। अगर उन्होंने शिप छोड़ने का फैसला लिया तो उसके पीछे डर से ज्यादा जिम्मेदारी थी। सोचिए उस पल को जब एक धमाके जैसी आवाज हुई होगी, नीचे कार्गो होल्ड से भाप उठ रही होगी, कैप्टन के सामने उनकी पत्नी और उनकी नन्ही बेटी होगी। उनके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी शिप नहीं बल्कि जिंदगी होगी। टेम्परेरी इवैक्यूएशन का फैसला उस वक्त सबसे लॉजिकल लगता होगा। लाइफ बोट को शिप से बांधकर थोड़ी दूर ले जाना और खतरा टलने पर वापस आना, ये प्लान सिर्फ कुछ देर के लिए था। लेकिन समुंदर पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता। समुंदर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट और लाइफ बोट के बीच बंधी रस्सी शायद किसी तेज लहर या हवा के झोंके से टूट गई। लाइफ बोट हल्का होता है और तेज हवा उसे पल भर में दूर ले जा सकती है। मैरी सेलेस्ट अपने सेल्स के साथ आगे बढ़ती रही। लाइफ बोट बिना नेविगेशन के खुले समुंदर में गुम हो गई। इस पल के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता था। न लाइफ बोट कभी मिली, न कैप्टन ब्रिग्स, न उनका परिवार। मैरी सेलेस्ट जिंदा रही, लेकिन उसके लोग कभी वापस नहीं आए। ये कहानी किसी एक गलती की नहीं, बल्कि एक पल के फैसले और समुंदर की ताकत की कहानी है। समुंदर अक्सर अपने राज वापस नहीं करता। आज जब मैरी सेलेस्ट का नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि एक प्रश्न बन चुकी है। एक ऐसा प्रश्न जो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और अनुभव के बावजूद प्रकृति के सामने इंसान आज भी छोटा है। मैरी सेलेस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी इसे नए नजरिए से देखती है। मैरी सेलेस्ट के लोग लापता हो चुके थे, लेकिन जहाज खुद अभी जिंदा था। कोर्ट के फैसले के बाद उसे फिर से कमर्शियल सर्विस में डाल दिया गया।
कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक शिप थी, लेकिन सेलर्स के लिए ये एक चलती हुई बद्दुआ बन चुकी थी। जो भी इस शिप पर ड्यूटी करता, उसके दिमाग में एक ही सवाल होता, अगर पहले लोग बिना वजह गायब हो गए तो हम क्यों महफूज रहेंगे। इस डर के बावजूद मैरी सेलेस्ट ने अगले कुछ सालों तक कई वॉयजेस कंप्लीट किए। हर सफर के बाद लोग ये कहकर सुकून की सांस लेते कि शायद कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन समुंदर इतनी आसानी से अपनी कहानियां बंद नहीं करता। मैरी सेलेस्ट का नाम अब मैरीटाइम रिकॉर्ड्स में एक रहस्यमयी एंट्री बन चुका था। इंश्योरेंस कंपनीज इस शिप को हाई रिस्क मानने लगी थीं। प्रीमियम बढ़ने लगे, ओनर्स बदलते रहे और हर नया मालिक ये सोचता रहा कि शायद वो इस शिप की किस्मत बदल देगा। 1884 में मैरी सेलेस्ट एक नए कैप्टन के हाथ आई, कैप्टन गिलमन सी पार्कर। ये आदमी ना तो ब्रिग्स जैसा ईमानदार था और ना ही समुंदर का उतना अनुभव रखता था। उस पर पहले से ही कर्ज का बोझ था। यहीं से कहानी ने एक नया और अंधेरा मोड़ लिया। कैप्टन पार्कर के फैसले हमेशा शकी रहे। उसने मैरी सेलेस्ट पर कार्गो के तौर पर कम वैल्यू वाली चीजें भरी, लेकिन उनकी इंश्योरेंस वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई। एक्सपर्ट्स आज मानते हैं कि यहीं से इंश्योरेंस फ्रॉड की बुनियाद रखी गई। शिप पुरानी हो चुकी थी, रिपेयर महंगी थी और रेपुटेशन बिल्कुल खराब। पार्कर के लिए मैरी सेलेस्ट एक बोझ नहीं बल्कि एक मौका बन चुकी थी। 1885 में मैरी सेलेस्ट को कैरिबियन के पास एक डेंजरस रीफ की तरफ ले जाया गया। रात का वक्त था, मौसम साफ था और फिर एक फैसला लिया गया। जहाज को जानबूझकर रीफ पर चढ़ा दिया गया। पानी धीरे धीरे अंदर भरने लगा। क्रू को पहले ही उतार लिया गया था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्लान्ड डिस्ट्रक्शन थी। मैरी सेलेस्ट, जो कभी बिना लोगों के मिलकर दुनिया को डरा चुकी थी, आज खुद चुपचाप डूब रही थी। इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला कोर्ट तक पहुंचा। कैप्टन पार्कर पर केस चला, सबूत मिले, गवाह मिले। कोर्ट ने माना कि मैरी सेलेस्ट को जानबूझकर डुबोया गया था, लेकिन जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया गया। कैप्टन पार्कर की जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ साल बाद वो अकेला और गरीबी में मर गया। मैरी सेलेस्ट का बदला जैसे पूरा हो चुका था। मैरी सेलेस्ट की कहानी दो हिस्सों में बनती है। पहली कहानी एक रहस्यमयी लापता होने की, दूसरी कहानी लालच और इंसानी गलती की। ये शिप ना सिर्फ समुंदर के खतरों को दिखाती है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे अंधेरे को भी। आज के हिस्टोरियंस और मरीन एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मैरी सेलेस्ट का असली रहस्य सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल था। अल्कोहल वेपर, पैनिक और गलत वक्त, ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसी ट्रेजेडी बन गई जिसका कोई गवाह नहीं बचा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा भी डर महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए मिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन जगहों तक ले जाते हैं जहां से लोग जिंदा वापस नहीं आते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए,